जरा सोचिए, क्या होता है जब एक लड़की के सपनों को समाज की उम्मीदों के बोझ तले कुचल दिया जाता है। प्रेमचंद का मशहूर नॉवेल निर्मला बिल्कुल इसी सवाल की गहराई में उतरता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज पर एक जबरदस्त टिप्पणी है। चलिए, आज निर्मला की इस दुखभरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। नॉवल की शुरुआत ही इस दिल को छू लेने वाली लाइन से होती है जो उस समय की औरतों की लाचारी को दिखाती है। हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर निर्मला की पूरी दर्दनाक कहानी टिकी है। ये हमें सीधे उस सोच से मिलाता है जहां एक लड़की को हमेशा के लिए पराया धन समझा जाता था। तो हमारी कहानी की हीरोइन है निर्मला, उम्र महज 15 साल। वो सपनों और शरारतों से भरी एक आम लड़की है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उससे उसका बचपन हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। जैसे ही भुवन मोहन सिन्हा नाम के लड़के से उसकी शादी तय होने की खबर आती है, निर्मला रातों रात बदल जाती है। वो लड़की जो कल तक पतंगे उड़ाती थी, सहेलियों संग खेलती थी, वो अचानक खामोश और गुमसुम रहने लगती है। शादी की खबर उसके लिए कोई खुशखबरी नहीं, बल्कि उसके बचपन के खत्म होने का एक ऐलान बनकर आती है। ये बदलाव निर्मला की 10 साल की छोटी बहन कृष्णा के लिए भी एक पहेली है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी हंसती खेलती दीदी अचानक इतनी चुप क्यों हो गई है, या फिर मम्मी पापा अपनी ही बेटी को घर से विदा करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, जैसे वो कोई बोझ हो। और ये बात हमें फिर से उसी पहले सवाल पर ले आती है, क्या लड़कियों का सच में कोई अपना घर नहीं होता? ये तो हुई बाहर की बात जो सबको दिख रही थी, लेकिन निर्मला के दिलो दिमाग के अंदर क्या उथल पुथल मची हुई थी? निर्मला के अंदर का ये तूफान एक भयानक सपने की शक्ल में बाहर आता है। वो सपने में एक खूबसूरत नाव पर बैठना चाहती है, जो शायद उसके सपनों की जिंदगी की निशानी है। लेकिन नाविक उसे ये कहकर रोक देता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, और उसे एक टूटी फूटी नाव की तरफ इशारा कर देता है। ये सपना एक तरह से उसकी आने वाली जिंदगी का एक दुखद इशारा था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ निर्मला की नहीं है। कहानी का एक और अहम किरदार है उसके पिता उदय भानुलाल, जो अपनी बेटी की खुशी और समाज में अपनी इज्जत के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। उदय भानुलाल पेशे से तो वकील थे, पर कोई बहुत अमीर नहीं, और शादी का खर्च था कम से कम 20,000 रुपए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। तो जब लड़के के पिता भालचंद्र ये कहते हैं कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, तो उदय भानुलाल की जान में जान आती है। लेकिन फिर वो समाज क्या कहेगा वाला डर, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो कर्ज लेकर भी एक शानदार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कल्याणी इस दिखावे के सख्त खिलाफ हैं। वो जानती हैं कि ये कर्ज परिवार को और उनके बाकी बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। और बस इसी बात पर पति पत्नी में जोरदार बहस छिड़ जाती है। एक ऐसी बहस जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली थी। और इस बहस के बाद आई वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी, एक किस्मत बदलने वाली रात। अपनी पत्नी की बातों से नाराज होकर उदय भानुलाल एक अजीब फैसला लेते हैं। वो सोचते हैं कि पत्नी को सबक सिखाने के लिए कुछ दिन घर से गायब होने का नाटक करेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो देर रात घर से निकले तो रास्ते में उनका सामना एक पुराने दुश्मन मतई से हो गया, और बदला लेने की नीयत से मतई ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। विडंबना देखिए, एक नकली त्रासदी रचने की कोशिश में एक असली और भयानक त्रासदी हो गई। परिवार पर टूटे इस पहाड़ के बाद समाज का पाखंड और लालच इस दुख को और भी गहरा कर देता है। अब बेचारी कल्याणी, एक तरफ पति के जाने का गम और दूसरी तरफ बेटी के भविष्य की चिंता। वो बड़ी उम्मीद से लड़के के परिवार को एक खत लिखती हैं, जिसमें वो गुहार लगाती हैं कि इस डूबती नाव को पार लगाओ, यानी शादी का वादा निभाओ। याद है आपको लड़के के पिता भालचंद्र ने क्या कहा था? उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, लेकिन क्या वो अपनी बात पर टिके रहेंगे? मगर अब जब दहेज देने वाला ही दुनिया में नहीं रहा, तो भालचंद्र के सारे आदर्श भी हवा हो गए। वो अचानक तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं कि भाई ये मौत तो एक अपशकुन है, इस शादी में बरकत नहीं होगी। ये सब सिर्फ खोखले बहाने थे जो उनके असली चेहरे और समाज के दोहरेपन को साफ दिखा रहे थे। असली वजह वो थी पैसा। बात बिल्कुल साफ थी, पिता नहीं तो दहेज की उम्मीद भी नहीं। और तो और खुद दूल्हा भुवन मोहन अपनी मां से साफ साफ कह देता है कि उसे तो कम से कम 1 लाख रुपए का दहेज चाहिए था। यहां वादों और इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी,
सारा खेल पैसे का था। तो अब निर्मला की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ी हुई थी जहां से आगे का रास्ता और भी मुश्किल और अंधेरा था। परिवार जैसे तैसे उसके लिए कोई भी रिश्ता ढूंढने की कोशिश में लग गया। अब निर्मला के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे, लेकिन कैसे रिश्ते? कोई अनपढ़ विधुर था तो कोई कर्ज में डूबा क्लर्क, और हर जगह एक ही मांग थी, दहेज। आखिरकार बस एक ही रिश्ता ऐसा आया जहां दहेज की कोई मांग नहीं थी। ये रिश्ता था एक 40 साल के विधुर वकील मुंशी तोताराम का, जिनके पहले से ही 3 बेटे थे। बिना दहेज के निर्मला के लिए यही इकलौता विकल्प बचा था। और बस सिर्फ इसलिए कि दहेज नहीं देना पड़ेगा, 15 साल की निर्मला की शादी मुंशी तोताराम से कर दी गई, एक ऐसे आदमी से जो उम्र में उसके अपने पिता से भी बड़ा था। उसके सारे सपनों का वहीं गला घोंट दिया गया। ये शादी एक बेमेल रिश्ता था। तोताराम अपनी तरफ से उसे तोहफे देकर घुमा फिरा के खुश करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन निर्मला के लिए उनका प्यार भी बनावटी था। वो उन्हें पति नहीं बल्कि एक पिता की नज़र से देखती थी। आखिर वो एक पति में पिता की छाया कैसे देख सकती थी? उसके लिए ये रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि एक मजबूरी का सौदा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या निर्मला की किस्मत पहले से ही तय थी? क्या उसकी कहानी का हर एक मोड़ दहेज, झूठी शान और समाज में लड़की को बोझ समझने जैसी कुरीतियों ने लिखा था? प्रेमचंद ने ये कहानी 100 साल से भी पहले लिखी थी, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमारे समाज में निर्मला जैसी लड़कियां हैं जिनकी किस्मत कोई और लिख रहा है?